हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हम लोग सीटेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस में हम लोग सीडीपी क्वेश्चन सीरीज़ को डिस्कशन कर रहे थे। उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए आज मैं हिंदी पेडागोजी को डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। हम सभी जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में जो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं उन सभी में से एक पार्ट तो आपका सीडीपी का 30 आउट ऑफ 30 होता ही होता है। बाकी के जो 4 रह जाते हैं उनमें से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं। ठीक है, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग हिंदी पेडागोजी को डिस्कशन करेंगे। चलिए आते हैं। सभी स्टूडेंट्स को अगर ये सेशन पसंद आता है तो आप सभी इसे शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो लोग टीचर्स सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीचर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी बेनिफिट मिलता रहे। चलते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन देखिए सभी के सामने है। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों मीन्स एरर्स, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही बार बार इंगित करते रहना, इससे बच्चों के सीखने पर क्या असर आएगा, इस बात का जवाब हमको देना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकती है। मतलब जो उनकी लैंग्वेज एक्सप्रेशन है या लैंग्वेज एबिलिटी है उसे बैन कर सकती है या उसमें बैरियर्स आ सकते हैं। चलते हैं, सेकंड ऑप्शन देखेंगे। भाषा शिक्षक का परम दायित्व है। जी, परम दायित्व तो नहीं हो सकता ये, सो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा यहाँ पर। ज़रूरी है, इससे बच्चों की भाषा में सुधार हो सकता है। जी बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरी नहीं है क्योंकि बच्चे ही सीख जाएंगे। सो इसका सही जवाब हो जाता है आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका सही जवाब है कि बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आई रिपीट, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सो आते हैं, इसमें हमें क्या करना है कि बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम जवाब देंगे। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन में से किन्हीं 2 या 3 को हम एलिमिनेट करेंगे जो हमारे क्वेश्चन को कनेक्ट नहीं करता होगा। ठीक है, इससे हमारा जवाब देना थोड़ा आसान हो जाता है। आते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ये तो अध्यापक के द्वारा जरूर किया जाना चाहिए। चलते हैं, सेकंड ऑप्शन को आते हैं, भाषा सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास करना, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। कठिन शब्दों के अर्थ पूछना, मतलब अध्यापक बच्चों से कठिन शब्दों के अर्थ पूछे, ये ज़्यादा उचित है या भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य हो सकता है। थोड़ा सा कमज़ोर ऑप्शन लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी की ओर जाते हैं और चेक करते हैं जरा कि मुहावरों, लोकोक्तियों और कहावतों का समुचित प्रयोग करने की क्षमता का विकास, तो ये भी सही है। सो ए, बी एंड डी ये सभी के सब भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सो आपका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन सी, कठिन शब्दों का अर्थ पूछना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी अनुभव करते हैं। ठीक है, अगर आप एक लैंग्वेज टीचर हैं तो कक्षा में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आते हैं, कहते हैं कि समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूरा करना ये नैतिक जिम्मेदारी हो सकती है, बट भाषा शिक्षक के लिए ये सबसे ज़रूरी काम नहीं हो सकता। सेकंड आते हैं, समय सीमा के भीतर काम को पूरा करना, बात तो वही आ गई। थर्ड आते हैं, बच्चों का भाषा के विभिन्न स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय कराना, बहुत मजबूत ऑप्शन है ये। डी पढ़ लेते हैं, बच्चों द्वारा भाषाई परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना,
ये भी आवश्यक नहीं है। सो आपका सही उत्तर यहाँ आता है बच्चों का भाषा के विभिन्न स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय कराना। ठीक है, सो आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। भाषा शिक्षण में रचनात्मकता से क्या अर्थ है? जो लैंग्वेज टीचिंग होती है उसमें क्रिएटिविटी का मीन क्या है, कितना बेनिफिशियल होती है? सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखेंगे, पढ़ते हैं ऑप्शन सारे। ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी हो, ठीक है, जिसमें नई नई गतिविधियां करने के अवसर मिल रहे हों। सो ऑप्शन फर्स्ट आपका मजबूत नज़र आ रहा है। कक्षा में शिक्षण की नवीन गतिविधियां, नवीन मेथड्स यूज़ करे जाएं, हो सकता है। कक्षा में रोचक कहानियां व साहित्य सुनाना, ये भी होता है। बच्चों को आत्मव्यक्ति के संपूर्ण अवसर उपलब्ध कराना, ये भी होता है। बट जो क्वेश्चन जिसके संदर्भ में पूछ रहा है उसके हिसाब से जो ऑप्शन आता है वो आपका फर्स्ट सही हो रहा है कि ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी हो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए। सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ते रहेंगे और कहीं कोई डाउट होता है तो रिपीट करके उसको चेक करेंगे, देखेंगे, नहीं समझ आएगा तो मुझे कंसल्ट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य, क्या उद्देश्य हो सकता है बहुभाषावाद का? शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है और सही नज़र आ रहा है कि जब शिक्षण अधिगम हो उसमें शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग हो, मतलब शिक्षार्थी की जो अपनी मातृभाषा है उसका प्रयोग हो। तो इससे क्या होगा कि बच्चे सर्वाधिक क्रियाशील होंगे और अधिकतर सीखेंगे। सेकंड ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट को फिलहाल हम होल्ड करते हैं, बाकी को पढ़ के तो देख लें, कम से कम कोई और बेस्ट ऑप्शन तो नहीं है। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, अच्छा। शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, इनमें से कोई नहीं जी। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। क्लियर? सो आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होता है। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है? राइटिंग स्किल को का सबसे बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? तो देखिएगा, सही वर्तनी, लेख लिखना, संयुक्ताक्षर लिखना, वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना, इसका सही उत्तर हो जाता है लेख लिखना। क्योंकि जब हम लेख को लिखते हैं तो हम अपने विचारों को भी शामिल करते हैं। तो लेखन कौशल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है जब किसी विद्यार्थी के विचारों को जानने का अवसर मिले और विद्यार्थी भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सके। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, नहीं है, हमें ये बताना है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, हमें नहीं है बताना है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहे हैं, पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना। पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, तो ये तो होता है। बी ऑप्शन क्या है? पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना। डिकोड करना नहीं होना चाहिए था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी पढ़ लेते हैं, पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त भाषा स्वरूपों को समझना। सो इसका सही उत्तर जो आता है, जो निम्नलिखित ऑप्शंस आपके हैं उसमें से बी ऑप्शन राइट है, जो पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं होती है। सो आपका उत्तर बी यहाँ पर सही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक भाषा शिक्षक को अपनी भाषाई क्षमता को बढ़ाना चाहिए। जो लैंग्वेज टीचर है उसे अपनी लैंग्वेज एबिलिटी को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्यों? ऑप्शन पढ़ते हैं। वह एक भाषा का शिक्षक है, हाँ ये भी सही है। विद्यालय का निर्देश हो सकता है, नहीं ये तो कमज़ोर ऑप्शन है। सी ऑप्शन मुझे बेटर लग रहा है। देखिएगा, उसका भाषाई प्रयोग कक्षा में भाषाई वातावरण का निर्माण करता है। अर्थात जिस तरह
कोई भी भाषा का शिक्षक भाषा का प्रयोग कक्षा में करेगा। सिंपल सी बात है कि कक्षा में बैठा विद्यार्थी उस एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा होगा, इसलिए शिक्षक के द्वारा प्रयोग करी गई भाषा का सर्वाधिक प्रभाव विद्यार्थियों पर होना है और विद्यार्थी उसी एटमॉस्फेयर में ढल जाएंगे और शिक्षक के द्वारा प्रयोग करी गई भाषाई क्षमता का अनुकरण करेंगे। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बहुत सही उत्तर होगा। सो आपका उत्तर बन जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, बाद में उदाहरण देकर परिभाषा को स्पष्ट भी करती है। वह शिक्षण के दौरान किस शिक्षण विधि का प्रयोग करती? आप सब जानते हैं कि जब हम पढ़ाते समय पहले नियम को बताते हैं, बाद में उदाहरण को समझाते हैं, तो ऐसे मेथड को कहा जाता है निगमन विधि। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है निगमन विधि। आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण देते हैं, बाद में नियम की पुष्टि करते हैं, आगमन होता है। खोज विधि में क्या करना होता है, स्वयं बच्चों को खोजना होता है। और खेल विधि जो होती है वो प्लेवेद मेथड कहलाती है, फ्रॉबेल ने दी थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सबसे अधिक कारगर क्या है? प्राइमरी एजुकेशन जो होती है उसमें बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक ज़रूरी क्या चीज़ हो सकती है? इसमें देखिएगा ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा का आयोजन करना, निबंध प्रतियोगिता कराएंगे या इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही उत्तर होता है पोर्टफोलियो, जिसमें दैनिक भाषा के क्रमिक प्रगति को नोट करना होता है और सबसे अधिक कारगर यही मेथड होता है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास से तक होता है। तो देखिएगा पियाजे ने भाषा के विकास के संबंध में उन्होंने बताया था कि पहले तो बच्चा आत्म केंद्र की अवस्था में होता है, जिसको हम लोग ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, और बाद में धीरे धीरे वो सामाजिक होता चला जाता है और उसका सोशल सिनेरियो जो होता है वो काफ़ी विस्तृत और बड़ा हो जाता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। योगात्मक आकलन, जिसे समेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों की तुलना करना। नहीं, असेसमेंट में तुलना का कोई अर्थ नहीं है। बी ऑप्शन आ रहे हैं कि औसत, प्रतिभाशाली एवं धीमी गति वाले विद्यार्थियों को वर्गीकृत करना, मीन्स उसको अलग करना, क्लासिफाइड करना, ये भी ठीक नहीं है। योगात्मक आकलन जो होता है वो सत्र के अंत में होता है और यह जानने की कोशिश होती है कि अधिगम या शिक्षण अधिगम या अध्यापन अधिगम किस स्तर तक पहुंचा है, जो कक्षा के प्रारंभ में उसका उद्देश्य सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, यहाँ जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा उसमें एक भाषा शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? ऑप्शंस पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा उत्तर हमारा सही हो सकता है। पहला ऑप्शन देखेंगे, शिक्षक विद्यार्थियों से जो भी अपेक्षा करते हैं उसे प्रदर्शित करना चाहिए। ओके। बी ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखवाने चाहिए ताकि विद्यार्थियों को आसानी हो जाए, मतलब प्रश्न को उत्तर याद करना आसानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो। जी बिल्कुल, उत्तर सी सही होगा यहाँ पर कि ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना होगा, है ना, जिससे विद्यार्थी स्वयं से प्रोत्साहित होकर के पहल करे और प्रोत्साहित हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? नोटिस कीजिएगा, जो लेखन कौशल त्रुटि नहीं होगी उस पर ध्यान देना हमको है, उस ऑप्शन को हमको बताना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, विराम चिन्ह की त्रुटियां, ओके, वर्तनी की त्रुटि, ये लेखन कौशल में आएंगी भैया। सी ऑप्शन, स्वर शैली की त्रुटि, मतलब आपके लिखने की विधा क्या है, आपकी शैली क्या है,
इस पर जोर नहीं दिया जाता है लेखन कौशल में। बाकी अगर किसी स्तर की एरर होगी तो लेखन कौशल की त्रुटि तो वो स्वाभाविक रूप से बन जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर। किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या अर्थ होता है? फर्स्ट ऑप्शन आएंगे, शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्यपुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री। सेकंड ऑप्शन करेंगे, मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो आपका नहीं है, नोटिस कीजिएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्यपुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री। इससे प्रामाणिकता का कोई अर्थ नहीं बनता है कि वह विषय सामग्री प्रामाणिक ही है। सी ऑप्शन देखेंगे, पाठ्यपुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरी भाषाओं से अनुवाद जी नहीं। बी ऑप्शन देखिएगा, लिखा हुआ है मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री, मतलब उसका सोर्स क्या है जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो, उसके सोर्स की जानकारी और बिना सोर्स का मटेरियल ना हो। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो भाषा प्रयोग करी गई हो उसका स्वरूप सहज हो, सरल हो, जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो। सो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी। सो आप समझ रहे होंगे कि हम लोग 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी हम लोग डिस्कशन ऐसे ही करते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिलता रहे। और सीटेट में जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी उतनी हेल्प करता रहूँगा। और नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग रेडी रहें और टिल देन बाय बाय।